शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। हमारे गांव में खाला को मासी कहा जाता था। तभी हम पड़ोसी दीनू की बीवी साहिबा खातून को मासी सूबी कहते थे। मासी सूबी बड़ी तुंद मिजाज औरत थी। किसी से खार खा जाती तो झाड़ के कांटों की तरह पीछे पड़ जाती थी। इसकी जबान गंदी और गज भर लंबी थी। गरज सारा गांव इससे पनाह मांगता था। हबीब मेरा इकलौता भाई था। इन दिनों उसकी उम्र 18 बरस थी। उसने गांव के स्कूल से 8 जमातें पास कर ली तो बेकार फिरने लगा। वालिद साहिब ने अम्मा से कहा कि हबीब की पढ़ाई का सिलसिला तो खत्म हुआ, इसको समझाओ कि रोजमर्रा के कामों में मेरा हाथ बटाया करे। उनका मतलब था कि हबीब अपने माल मवेशी रोजाना चरागा ले जाए, जबकि मेरे भाई को यह मंजूर ना था। 8 जमातें पढ़कर वो खुद को जाने किया समझने लगा था कि माल मवेशी को चरागा ले जाना अपनी तौहीन गर्दानता था। कुछ अरसा वालिद साहिब उसे खेती बाड़ी के कामों की तरफ रागिब करते रहे। जब हबीब ने ऐसे किसी काम में दिलचस्पी ना ली जिससे इसके उजले कपड़ों पर मिट्टी लग जाए तो बाबा ने एक दोस्त से कहकर उसे प्लम्बरिंग का काम सीखने पर लगा दिया। हबीब 6 माह तक ये काम सीखने शहर जाता रहा। इस दौरान उसके उस्ताद ने बाबा से कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं हबीब को दुबई भिजवा सकता हूं, जरा काम में महारत दरकार होगी। 1 साल उसे मेरे पास रहने दो, ये बहुत अच्छा प्लम्बर बन जाएगा। हबीब 6 दिन शहर में अपने उस्ताद के डेरे पर होता। सिर्फ जुमा की ततील करके वो गांव आ जाता था। इस रोज भी जुमा था। बाबा नमाज पढ़ने मस्जिद चले गए। हबीब को तलकीन की कि तुम जल्द कपड़े वगैरह तब्दील करके मस्जिद आ जाओ। हबीब ने नहा धोकर उजले कपड़े पहन लिए और जुमा की नमाज में शामिल होने के लिए घर से निकल गया। मस्जिद वाले रास्ते में मासी सूबी का मकान था। जो ही भाई उधर से गुजरा मासी की बेटी सूरत बीबी को देखा। वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी झांक रही थी। सूरत की उम्र 16 बरस थी और वो अच्छी शक्लो सूरत की दोशीजा थी। उसने भी गांव के स्कूल से 4 जमातें पढ़ी थीं। कभी वो हबीब की हम जमात रही थी। दोनों एक दूसरे को जानते थे कि बचपन साथ गुजरा था। बचपन की शनासाई की वजह से ये लड़की दौड़कर मेरे भाई की तरफ आई और उससे हम कलाम हो गई। पूछने लगी, हबीब अब तुम कैसे हो और कहाँ होते हो? उसने जवाब दिया, मैं जहां भी होता हूं, तुमसे क्या सरोकार, तुम घर के अंदर जाओ। अगर तुम्हारी माँ या किसी रिश्तेदार ने तुमको बातें करते देख लिया तो वो बुरा मनाएंगे। क्यों बुरा मनाएंगे? क्या हमने किसी की चोरी की है? सच बताओ कि तुम कहाँ होते हो। मैं शहर में काम सीख रहा हूं। इसके बाद क्या वापस गांव आ जाओगे? नहीं, बस दुबई चला जाऊंगा। दुबई गांव वालों के लिए बड़े एजाज की अलामत था। गांव से अक्सर बेरोजगार लोग दुबई या फिर सऊदी अरब जाते थे। वो वहां मेहनत मजदूरी करते, लेकिन जब वापस आते अपने घर वालों के लिए अनवाउ अकसाम के तोहफे लाते और दुबई की कमाई से अपने माली हालात सुधारने में कामयाब हो जाते थे। सूरत बीबी का आइडियल भी एक ऐसा ही नौजवान था जो दुबई या सऊदी अरब में काम करता हो और रियालों में तनख्वाह लेता हो, और जब वो वापस आए तो इसका सूटकेस तोहफों से पर हो। उसने फौरन हबीब को अपना आइडियल बना लिया जो मुस्तकबिल में दुबई को परवाज करने वाला था। अब बहाने बहाने से ये लड़की हमारे घर के चक्कर लगाने लगी, खास तौर पर जुमा के दिन जब हबीब शहर से आया होता। मैं सूरत बीबी की बेताबी समझ चुकी थी, लेकिन इसे बेआस नहीं करती थी। वो जब आती में प्यार से बात करती और उसकी खातिर मदद भी शरबत और कभी मीठे चावलों से करती। वो मुझसे बहुत खुश होकर मुलाकात करती थी। गिरचा सारी तवज्जो उसकी हबीब की तरफ रहती थी, मगर मेरा भाई लिहाज वाला था। वो शरीफ तब था। गांव की लड़कियों से दूर दूर रहता। कोई खुद बात करती तो बस सलाम दुआ की हद तक कलाम करके चला जाता। ये बात सबको पता थी कि हबीब ऐसा नहीं है, लेकिन जब से सूरत हमारे घर के चक्कर लगाने लगी थी इसकी मां को शक हो गया। जरूर उसकी बेटी का हबीब से कुछ मामला है, क्योंकि हर जुमा को हबीब जब नमाज पढ़ने निकलता तो सूरत बीबी अपने दरवाजे पर खड़ी होती और इससे बात करने की कोशिश करती। वो अखलाक के मारे इसके एक आध सवाल का जवाब दे देता और आगे बढ़ जाता। इस रोज भी ऐसा ही हुआ। जब मेरा भाई मासी सूबी के घर के सामने से गुजर रहा था तो मुंतजर लड़की दौड़कर उसकी जानिब आई। आज उसके हाथ में गुलाब का फूल था जो उसने क्यारी से तोड़ा था। वो उसने हबीब के हाथ में थमाकर कहा, लो उसे सूंघो, देखो कितनी प्यारी खुशबू है। अभी ये बात हुई थी कि सामने से सूबी मासी के भाई और शौहर नमूदार हुए। उन्होंने जो अपनी बेटी के करीब हबीब को देखा तो गजबनाक होकर उसे ललकारा, ओए लड़के, तो यहां हमारे घर के सामने क्यों खड़ा है?
ان کی للکار سن کر حبیب ڈر گیا اور جو پھول صورت نے اسے دیا تھا وہ اس نے زمین پر پھینک دیا اور خود دوڑتا ہوا گھر کو واپس آ گیا۔ انہوں نے زمین سے پھول اٹھا لیا اور لڑکی سے سوال کیا کہ یہ پھول کیا حبیب نے تمہیں دیا تھا؟ وہ بولی ہاں وہ دینا چاہتا تھا، لیکن آپ لوگوں کی آواز سن کر اس نے پھول پھینک دیا اور وہ بھاگ گیا۔ لڑکی نے اپنا کیا میرے بھائی پر ڈال دیا، اس طرح اس نے اپنی جان بچا لی، مگر یہ لوگ میرے بھائی کے پیچھے پڑ گئے۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ حبیب اگر ان کو نظر آیا تو وہ اس کو گولی مار دیں گے۔ انہوں نے میرے والد صاحب کو بھی بلا کر دھمکیاں دی کہ اپنے بیٹے کی شکل یہاں سے گم کرو ورنہ تمہاری ہماری دشمنی نسلوں تک چلے گی۔ والد صاحب گھبرا گئے، حبیب ان کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ کسی صورت اسے کھونا نہ چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے استاد جی سے بات کی۔ اس نے کہا اب فکر نہ کریں، اس نے کافی کام سیکھ لیا ہے، میں اس کو اپنے دوست کے پاس دبئی بھجوا دیتا ہوں۔ حبیب دبئی چلا گیا، میں اپنے بھائی کے لیے اداس رہنے لگی۔ اماں بھی رات دن اس کی خیر و عافیت کی دعائیں کرتی تھیں کہ خدا کرے میرا بیٹا پردیس میں خیریت سے ہو۔ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ 3 سال گزر گئے۔ حبیب نے دبئی میں اچھا خاصا کما لیا، وہ ہر ماہ اماں بابا کو رقم بھجواتا رہا۔ اس رقم سے والد صاحب نے اپنا کچا مکان پکا کروا لیا اور ہمارے مالی حالات بہت بہتر ہو گئے۔ اماں کا خیال تھا جب میرا بیٹا واپس آئے گا تو اس کا صحرا سجانے کا اہتمام کروں گی، اس غرض سے انہوں نے اپنی بہن خالہ عشرت سے بات کر لی تھی جن کی بیٹی سے اماں حبیب کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ انتظار کی گھڑیاں طویل سے ہی ختم ہو جاتی ہے، آخر وہ دن آ گیا جس دن کے ہم سب منتظر تھے۔ حبیب کا دبئی سے فون آیا کہ وہ فلاں دن گھر پہنچ رہا ہے۔ اماں خوشی سے نہال تھیں، میں بھی پھولی نہ سماتی تھی کہ اتنے عرصے بعد میرا بھائی مالدار ہو کر واپس آ رہا تھا۔ ہم غریبوں کے لیے زندگی کی تھوڑی سی آسائشیں ہی مالدار ہونے کا احساس بخش دیتی ہیں۔ حبیب کے واپس آنے کی خوشی میں والدہ نے میٹھے چاول بنا کر مسجد میں تقسیم کرائے اور پاس پڑوس میں بھی بھجوائے۔ میرے والدین نے سمجھا کہ گلاب کے پھول والا قصہ پرانا ہو چکا ہے، لہذا انہوں نے ماسی صوبی کے یہاں بھی میٹھے چاولوں کی پلیٹ بھجوا دی۔ انہوں نے چاول لے لیے اور شام کو ماسی خود تشتری لوٹانے آئی، مبارکباد بھی دی۔ جب صورت بی بی کو خبر ہوئی کہ میرا بھائی آ چکا ہے تو وہ کسی طرح اس کے دیدار کو تڑپنے لگی، اسی بہانے سے ہمارے گھر آ گئی۔ تب میں اس کی جرت پر حیران ہوئی، میں نے کہا صورت تم کو نہ آنا چاہیے تھا، کیا تم چاہتی ہو کہ جو دشمنی تمہاری وجہ سے ہوتے ہوتے رہ گئی تھی وہ قصہ دوبارہ جوان ہو جائے؟ خدارا اب تم ہمارے گھر سے دور رہو، کہیں تمہارے کارن خون خرابہ نہ ہو جائے۔ اس نے میری بات کا برا مانا، بولی ٹھیک ہے آج آئی ہوں دوبارہ نہ آؤں گی۔ ہاں تمہاری بڑی مہربانی ہوگی، میں اپنے اکلوتے بھائی کے پیچھے بندوق اور گولی کا کوئی واقعہ نمودار ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی۔ حبیب گھر پر نہیں تھا، وہ منہ بسور کر چلی گئی۔ اس کے ذہن سے میرے بھائی کا خیال چپک گیا تھا، شاید اسے اپنے دل پر قابو نہ تھا۔ وہ پھر سے پہلے کی طرح حبیب کی منتظر رہنے لگی تھی، بار بار اپنے دروازے سے جھانکتی، شاید وہ ادھر سے گزرتے ہوئے نظر آ جائے۔ جب کوئی کسی کی اتنی زیادہ جستجو کرتا ہے تو اس کی تمنا بر آتی ہے۔ ایک روز مغرب کے وقت حبیب اپنے کسی دوست سے مل کر گھر آ رہا تھا۔ جو ہی وہ ماسی صوفی کے گھر کے آگے سے گزرا، اسی وقت صورت چھلاوے کی طرح دروازے سے باہر آ گئی۔ جانے وہ کب سے منتظر کھڑی تھی یا پھر یہ اتفاق تھا۔ بہرحال اس نے حبیب کو دیکھا تو بے اختیار اسے پکار لیا۔ حبیب نہ رکا، لیکن ماسی صوبی نے بیٹی کی آواز سن لی اور وہ گھر سے نکل کر دروازے سے باہر آ گئی۔ حبیب آگے بڑھ گیا تھا لیکن بے قرار بیٹی اس کے ہاتھ آ گئی۔ ماسی صوبی نے جوتا اتار کر لڑکی کو مارنا شروع کیا، اسے مارتی ہوئی اندر لے گئی۔ بولی بدبخت کس کس کی موت کو آواز دینا چاہتی ہے۔ اس روز پانی لگانے کی باری صورت کے باپ اور بھائی کی تھی۔ یہ دونوں گھر سے کافی دور اپنے زمیندار کے کھیتوں کو سیراب کرنے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے 3 روز بعد گھر واپس آنا تھا۔ صورت کے لیے یہ آزادی کے دن تھے، لیکن ماں نے اس کی ایک نہ چلنے دی اور اس کو کمرے میں بند کر دیا۔ بدقسمتی سے جس کمرے میں صورت بند تھی، اس کی دیوار میں ایک کھڑکی بھی تھی جو ان کے گھر کے عقبی طرف کھلتی تھی۔ اس طرف میدان تھا جہاں گاؤں کے لڑکے بھی کبڈی اور کرکٹ کھیلتے تھے۔ اس روز ان کا کرکٹ میچ تھا۔ 2 لڑکے ہمارے دروازے پر آئے اور میرے بھائی کو خاص طور پر اپنا میچ دیکھنے کے لیے مدعو کر گئے۔ وہ پرانے دوستوں کے اصرار کی وجہ سے میچ دیکھنے چلا گیا۔ میچ ختم ہو گیا اور لڑکے میدان سے چلے گئے تو حبیب بھی گھر کی طرف آنے لگا۔ تبھی اس کو کسی نے آواز دی، حبیب حبیب۔
उधर देखो, इस तरफ आ जा। उसने चौंक कर देखा, सामने खिड़की खुली थी और सूरत बीबी इसमें से झांक रही थी। भाई ठिठक कर ठहर गया। अभी तक इसकी समझ में न आ सका था कि कौन उसको पुकार रहा है। तभी वो लड़की खिड़की के अंदर लगी जंजीर खोलने में कामयाब हो गई और कूद कर बाहर निकल आई। मासी सूबी अपने कमरे में सो रही थी। वो शुगर की मरीजा थी और काफी मोटी थी। थोड़ा सा काम काज करके थक जाती थी। वो तो घर को ताला लगाकर इत्मीनान से सोई थी कि अब बेटी बाहर न जा सकेगी, मगर सूरत बीबी मेरे भाई की मोहब्बत में आकिबत ना अंदेश हो चुकी थी। उसने कुछ न सोचा, दौड़कर हबीब की तरफ आ गई। इसको यूं यकायक सामने देखकर वो घबरा गया। उसने कहा, वापस घर चली जाओ, इससे पहले कि कोई तुमको यहां मेरे साथ मैदान में देख ले। अब्बा और भाई खेतों में पानी लगाने गए हैं, अब किसका डर है, मां सो चुकी है। तुम 2 घड़ी बात कर लो, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तुमको खुदा का वास्ता हबीब, में तुम्हारे लिए बहुत बेताब हूं। एक लम्हे को बात सुन लो, 3 सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हबीब को इस लड़की से मोहब्बत न थी, मगर उसके वालिहाना अंदाज की वजह से वो मजीद घबरा गया कि कहीं ये कोई गलत कदम ना उठा ले और इसको बड़ी मुसीबत में डाल दे। मैं तुमसे किसी महफूज जगह पर मिलूंगा, लेकिन अब तुम जाओ खुदा के लिए। ये खुला मैदान है, पास पड़ोस वालों में से किसी ने देख लिया तो बेपर का कौवा बन जाएगा और तुम्हारे रिश्तेदार कुल्हाड़ियां लेकर मेरे सर पर पहुंच जाएंगे। जिस बात का डर ज्यादा हो वो हो भी जाती है। जब हबीब ये बात कह रहा था, इसी वक्त मासी सूबी की एक पड़ोसन उधर आ निकली। उसने जो उनको बात करते देखा तो शशदर रह गई। लड़की, तुम दिन दहाड़े इसके साथ इश्क व आशिकी में मशगूल हो, तुमको अपने बाप और भाई की इज्जत का भी पास नहीं है। ठहरो, मैं अभी जाकर बताती हूं तुम्हारी मां को। पहले भी यह किस्सा सारे गांव में मशहूर हुआ था और अब फिर तुम लोग इसी रास्ते पर चल रहे हो। जानती हो इस मोहब्बत का अंजाम। हबीब परेशान हाल घर आ गया। उसने मस्कूरा औरत जीनत की मिन्नत भी की कि खाला, खुदा के लिए किसी से जिक्र ना करना। मैंने सूरत बीबी को नहीं बुलाया, ये खुद आई थी। लेकिन वो पेट की हल्की थी। उसने सारी बस्ती में ये बात फैला दी कि हबीब सूरत को दिन दहाड़े भगा कर ले जा रहा था। ये तो मैं सर पर पहुंच गई, वरना आज ये दोनों बस्ती से गायब हो चुके थे। मासी सूबी के पांव तले से जमीन निकल गई। वो जानती थी ये खबर उसके शौहर और बेटों को जरूर मिलेगी। इसके बाद का मंजर वो तसव्वुर न कर सकती थी। तभी आने वाली क़यामत से बचने के लिए वो हमारे घर आई और हबीब को एक तरफ कोने में ले जाकर बोली, आज रात इशा के बाद मेरे घर आना, तुमसे एक बात करनी है। हबीब पागल ना था कि इस चलित्तरबाज के झांसे में आ जाता। उसने आफियत इसी में जानी कि वो इसी वक्त अपने मामू से मिलने के बहाने साथ वाले गांव चला गया। मासी सूबी ने घर के दरवाजे पर चारपाई बिछा ली। अब वो इस इंतजार में थी कि कब हबीब उधर से गुजरे और वो उसके लत्ते ले। एक दिन मामू के घर रहकर वो रात को देर से घर वापस आ रहा था कि कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। वो उनसे बचने को तेज तेज चला तो वो भी इसके पीछे लग के। तभी बौखला कर वो रास्ते के बीच पड़ी मासी सूबी की चारपाई से टकरा गया। मासी शायद इस वक्त गुनूदगी के आलम में थी। अचानक चारपाई को धक्का लगा तो बौखला कर चीख मारी और हबीब का गिरेबान पकड़ लिया। वो बेचारा खुद को छुड़ाते हुए चारपाई पर जा गिरा। मासी सूबी ने ऐसा हंगामा किया कि साथ वाले घरों से मर्द निकल आए। सभी ने एक जबान होकर पूछा, क्या हुआ भाई, क्या हो गया? मासी ने फरियाद की कि इस नाबकार हबीब को हवाला पुलिस करो। शायद कि इसने मेरी बेटी से चोरी छुपे मुलाकात का प्रोग्राम बनाया होगा, तभी ये मेरी चारपाई से टकरा गया और मुझ पर गिर गया। हबीब ने लाख कहा कि इसको कुत्तों ने बौखला दिया था, अंधेरे में चारपाई दिखाई ना दी, तभी टकरा गया था। कुत्तों के भौंकने की आवाज तो पड़ोसियों ने भी सुन ली थी। तभी इनमें से एक ने कहा, साहिबा खातून, हबीब से तो हम निमट लेते हैं, तुम ये बताओ कि रात के वक्त तुमने क्यों दरवाजे से बाहर चारपाई बिछा रखी थी? घर से बाहर निकलकर सोने का क्या मतलब था? मैं अपने घर की हिफाजत और निगरानी कर रही थी। शौहर और बेटे घर पर ना हों और हालात मशकूक हो जाएं तो क्या करना चाहिए? अब खुद सोचें, घर में अकेली जवान बेटी है और हबीब ने जैसे मेरा घर ताक रखा था। एक पड़ोसी सियाना था, उसने औरत को समझाया कि तुम गलत तरीके पर चल रही हो। ये गुजरगा है, उधर किसी औरत का चारपाई डालकर सोना बुरी बात है। बेशक दरवाजा अपना ही क्यों ना हो, लेकिन हमको एतराज है, तुम आइंदा यहां मत सोना। बात बढ़ाने की बजाय इन लोगों ने हबीब को कहा कि तुम आइंदा इशा के बाद उधर से मत गुजरना, वरना हम तुमको मुजरिम समझ लेंगे और फिर जानते हो इस लापरवाही का अंजाम।
मेरा भाई बेचारा जान बचाकर भागा कि वो सख्त मुश्किल में घर गया था। बना किसी कसूर के एक बड़ी सजा इसके लिए तैयार थी। लोग अंजाम से बेपरवाह बस चस्के में अक्सर ऐसी उल्टी सीधी बातें कर जाते हैं जो किसी शख्स को मौत की वादी की तरफ भी ले जाती है। कुछ ऐसा ही मामला होने वाला था, क्योंकि जब मासी सूबी के बेटे और शौहर घर वापस आए तो किसी तरह कुछ बदखाहों ने बेपर की भी उड़ा दी। मामला उनकी समझ में ना आ रहा था। पड़ोसी फसाद के खौफ से चुप थे, क्योंकि उन्होंने हबीब को किसी लड़की से बात करते ना देखा। अलबत्ता मासी सूबी और चारपाई वाला मामला तश्त अज़बाम हो गया। मासी के शौहर ने बाज पर्स की तो उसने सही बात बता दी कि घर की हिफाजत के ख्याल से चारपाई बाहर बिछाई थी। हबीब को रात के अंधेरे में दिखाई ना दी। वो ठोकर खाकर औंधे मुंह चारपाई पर गिर गया तो मैंने डर कर शोर मचा दिया। शौहर ने आंखें निकाल कर कहा, हबीब इतनी रात गए उधर क्यों आया था? वो घर से इधर नहीं आया था, बल्कि मामू के गांव से घर जा रहा था कि खेतों के कुत्तों ने इसको हरासा किया। भागते हुए ठोकर लग गई। बीवी के बयान का यकीन करते हुए इसका खावंद तो चुप हो गया, मगर गांव में चारपाई से ठोकर एक कहानी बन गई। कुछ बदजुबानों ने यहां तक कह दिया कि हबीब मासी सूबी की इज्जत खराब करने इसकी चारपाई पर जान बोझ कर गिरा था। किसी के मुंह पर कौन हाथ रख सकता? हालांकि ये तो सोचा भी नहीं जा सकता था कि हबीब अपनी मां जैसी उम्र वाली औरत के साथ बदनीयती का नाटक करेगा। इन हालात की वजह से अब्बा मजबूर हो गए कि वो अपने इस गांव को खैरबाद कह दें, जहां उनके आबा व अजदाद की कब्रें थीं। मेरे वालिद यहां पैदा हुए, पले बड़े। हम लोगों ने भी इसी जगह जन्म लिया था। हमको अपने गांव से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन मजबूरी थी। गांव ना छोड़ते तो कल जाने क्या हो जाता, क्योंकि गांव में अगर एक बार किसी की इज्जत खराब हो जाए तो फिर लोग उसको मशकूक जान लेते हैं और उस पर एतबार नहीं करते। हमारा घर बार छोटा, खेत खलियान औने पौने अब्बा ने फरोख्त कर दिए। फिर हम वहां से मामू वाले गांव में जाकर आबाद हो गए। जिस रोज हम जा रहे थे, सूरत बीबी अपने दरवाजे में खड़ी झांक रही थी। वो बड़ी हसरत और दुख से हमें जाते देख रही थी। उस वक्त भाई के चेहरे पर भी अफसुर्दगी थी। काश सूरत बीबी को अक्ल होती तो हमको अपना गांव ना छोड़ना पड़ता। दिल की लगी है ही ऐसी चीज के इसमें अक्ल जाती रहती है। आज भी अपने गांव के दरख्तों की ठंडी छांव और अपना घर बार याद आता है तो दिल को ठेस सी लगती है। एक हम झोली से सुना था कि सूरत बीबी की शादी हो गई है, लेकिन वो अभी तक मेरे भाई को याद करके उदास हो जाती है। नाजरीन, ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।